Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. मैं हमेशा कहती हूँ कि जियो पॉलिटिक्स में दो चीज हमेशा स्टडी करनी चाहिए। एक, जो कंट्री सिग्नल करते हैं, और सिग्नलिंग कई प्रकार से होते हैं, राइट। कोई स्टेटमेंट हो जाए या कोई एक्शन है या कोई भी विजिट हो, तो एक सिग्नलिंग का तरीका होता है। दूसरा जो होता है वो टाइमिंग होता है कि किस टाइम पे क्या कहना है या क्या हो रहा है, या कोई ऐसा वायलेंस सडनली इरप्ट करे जिससे कि कुछ कहीं और बहुत दूर कुछ हो रहा है, उस पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। तो जियो पॉलिटिक्स में छोटी छोटी चीजें जब आप साथ में एक लार्जर देखोगे, एक इम्पैक्ट देखोगे, तब पता चलेगा कि क्लियर पिक्चर है क्या, ट्रू पिक्चर है क्या। अब एक एस्केलेशन की खबर आ रही है, कुछ घंटों से आ रही है एक्चुअली, रिगार्डिंग वायलेंस रिटर्निंग इन सीरिया। मिडल ईस्ट हमेशा आग में लगा रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ चलता है। बल्कि आई रिमेम्बर जब मैंने पहली बार मिडल ईस्ट पढ़ना शुरू किया था, तो हमारे जो मेरे सुपरवाइजर थे और उस समय पे टीचर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने पहला क्लास ही लिया था कि व्हाई इज मिडल ईस्ट ऑलवेज ऑन फायर। तो अगर आप मिडल ईस्ट को देखोगे, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वहां पे कोई ना कोई वॉर हो जाए, एस्केलेशन हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे जो एस्केलेशन होता है उसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं। तो चलिए आते हैं अभी रिसेंट एस्केलेशन की बात करते हैं, क्या हो रहा है। तो खबर यह है कि सीरिया में एक नया स्पाइक ऑफ या नया एस्केलेशन ऑफ वायलेंस हो रहा है, जहां पे रेबेल ग्रुप्स जो हैं वो अटैक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन कॉल्ड एलेपो, राइट। एलेपो में अटैक कर रहे हैं, एंड कई रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि बीबीसी और सीएनएन की रिपोर्ट्स अगर आप देख रहे हो, तो वहां पे अगर देखोगे कि पूरा का पूरा शहर उनके कंट्रोल में है, रेबेल ऑपोजिशन ग्रुप्स के अंडर पे है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हैं, स्पेशली जो सीरिया के खुद के न्यूज चैनल से, जैसे कि सना है, SANA, तो उन्होंने कहा है कि नहीं इतना मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, रेबेल्स ने अटैक जरूर किया है, दे आर ऑन द आउटर साइड ऑफ द सिटी। तो देयर आर टू डिफरिंग ओपिनियन कि कहां तक आया है ऑपोजिशन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात है एलेपो ही क्यों। तो एलेपो एक समय पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब था, एंड इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ सीरिया। बट जब 2011 में सिविल वॉर शुरू होता है सीरिया में, और ये सिविल वॉर क्यों होता है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि 2010-11 में पूरे मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग वाज देयर। और अरब स्प्रिंग क्या था? अरब स्प्रिंग वाज पॉपुलर प्रोटेस्ट टू चेंज अथॉरिटेरियन एंड डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट जो थी। स्टार्ट होता है वो नॉर्दर्न अफ्रीका में, बट धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाता है, राइट। It all starts in Morocco and Algeria, and वहां से शुरू होते होते आ जाता है इजिप्ट के बाद पूरा येमेन तो अभी भी चल रहा है। बट सीरिया में भी इसका इम्पैक्ट देखा जाता है अगेंस्ट दी अल असाद फैमिली। नाउ बशर अल असाद जो अभी के लीडर हैं सीरिया के, उनके फादर हफीज अल असाद थे, और वहां से शुरू होती है अल असाद फैमिलीज डोमिनेशन इन सीरियन पॉलिटिक्स। ही बिलोंग्स टू द शिया सेक्ट। अब अगर हम सीरिया की डेमोग्राफी को समझें, तो सीरिया में जो मेजॉरिटी हैं वो सुन्नी इस्लाम के हैं, बट रूल किए जाते हैं बाय द अल असाद फैमिली विच इज द शिया सेक्ट। तो हमेशा से ना ये पॉपुलर प्रोटेस्ट था कि भाई अल असाद फैमिली को हटाया जाए, प्रॉपर इलेक्शंस किए जाए, एंड प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो। इलेक्शंस होते जरूर हैं सीरिया में, बट वो दिखावे के लिए होता है, क्योंकि बशर अल असाद हमेशा 99% वोट से जीतते हैं। अब 2011 में जो सिविल वॉर शुरू हुआ था सीरिया में, उस समय पे जो रिबेलियन फैक्शंस थे उन्होंने एलेपो को अपने अंडर ले लिया था। बट उस समय पे सिविल वॉर के दौरान एक पर्टिकुलर रेबल फैक्शन इमर्ज होता है, जो बाद में जाके आइसिस फॉर्म करता है, और कहानी टेररिज्म की तरफ मुड़ जाती है रादर दैन द सिविल वॉर। बट 2011 से 2016 तक सीरिया ने रशिया से मदद मांगते हुए एलेपो में ऐसा बॉम्बार्डमेंट किया था कि एलेपो का मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरा तबाही करके, एरियल बॉम्बार्डमेंट,
और रेबेलियंस को, रेबेल ग्रुप्स जो थे उनको बाहर कर दिया था फ्रॉम एलेपो। उसके बाद से इडलिब जो जगह है, ये एरिया, इडलिब एरिया, वहां पे रहने लगे ये रेबेल ग्रुप्स। अब ये रेबेल ग्रुप्स मैं बार बार कह रही हूं क्योंकि इसमें मल्टीपल ग्रुप्स हैं, कोई एकलौता ग्रुप नहीं है। अब ये जो रेबेल ग्रुप्स थे वो आफ्टर दे आर रिमूव्ड फ्रॉम एलेपो, वो वापस आते हैं इडलिब में और वहां जाके कई सारे रिबेलियन फैक्शन साथ में हो जाते हैं टू फॉर्म अ मेजर रिबेलियन फैक्शन जो कि बैक करता है टर्की, राइट? टर्की बैक करता है यहां पे जो सीरियन रिबेल ग्रुप्स होती हैं। नाउ टर्की क्यों बैक करता है? टर्की का बैक करने का जरूरत इसलिए था क्योंकि अगेन यू वांट अ पीसफुल बॉर्डर एंड टू बैलेंस आउट एनी इंटरफेरेंस जो कि एलेपो से हो सकता है टर्की में, राइट? तो इसी वजह से यहां पे जो भी ग्रुप्स थी उनको बैलेंस करते हुए बैक करता है टर्की। अब जो दूसरे साइड की हम बात कर रहे हैं जो कि सीरिया गवर्नमेंट बैक्ड फोर्सेस हैं, जो 2016 में एलेपो को कैप्चर कर लेती हैं, एक्चुअली रन बाय बशर अल असद। उस पर्टिकुलर आर्मी को ट्रेन करते हैं 3 ग्रुप्स। एक है आपका ईरान, दूसरा है रशिया एंड तीसरा इंटरेस्टिंगली होता है द प्रॉक्सी एक्सेस ऑफ ईरान, राइट? तो ईरान ओवर्टली नेशनल हेल्प जरूर देता है टू बशर अल असद एज अ सीरियन गवर्नमेंट। ओपन सपोर्ट रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपन्स, इन फॉर्म ऑफ फंड्स, बट थ्रू द प्रॉक्सी नेटवर्क ऑल्सो, जैसे कि हमास है, हिजबुल्ला है, हुतीज है, वैसे ही ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के थ्रू में भी इन पर्टिकुलर फोर्सेस को ट्रेनिंग प्लस वेपन्स देता है ईरान, राइट? तो एक तरफ हो जाता है कि जो हम पढ़ते हैं कि ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को, proxy networks is not limited to only the 3H, that is Hamas, Hezbollah and Houthis, but also to these forces जो कि डेमस्कस में ट्रेन किए जाते हैं एंड उनको वहां से उसके बाद भेज दिए जाते हैं टू फाइट और ट्रेन दी अदर प्रॉक्सी नेटवर्क्स। तो ये ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के थ्रू करता है, IRGC के थ्रू करता है। अब इनको सपोर्ट करता है कौन है? रशिया करता है। पुतिन हैज ऑलवेज सपोर्टेड बशर अल असद एंड जब भी बशर अल असद ने बुलाया है, मदद मांगी है, पुतिन हैज गॉन अहेड एंड गिवन एरियल सपोर्ट। अब प्रॉब्लम यहां पे आता है कि जब हम बात करते हैं 2011 से 2016 के बीच में, उस समय पे रशिया वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन अ मेजर वॉर। आज रशिया इज इन्वॉल्व्ड इन अ मेजर वॉर एंड रशिया के इस इन्वॉल्वमेंट के बावजूद रशिया ने एरियल सपोर्ट भेजा है टू फाइट अगेंस्ट द रेबेलियन ग्रुप्स। Now that is an interesting faction जो हम समझेंगे अभी। तो अब क्या है, who are the rebel factions जो कि एलेपो में एंटर कर चुके हैं? तो the primary forces हयात तहरीर अल शम। अब ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है HTS बोला जाता है, उनको यूएन ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बट इंटरेस्टिंग चीज है कि एक समय पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 से 2016 के समय पे, दे हैड ओपनली सपोर्टेड अल कायदा। यहां तक कहा था कि अलकायदा के थ्रू में ही उनकी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग दैट इज नीडेड अलकायदा के थ्रू से ही आता है। एंड लेटर ऑन दे हैड आल्सो काइंड ऑफ एलिज्ड दैट दे वर पार्ट ऑफ आइसिस, बट थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। 2016 के बाद जब वो रिट्रीट में रहते हैं, दे रियलाइज कि नहीं भाई, अगर हम ओपनली एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहेंगे तो हमेशा से हमारे ऊपर ही अटैक रहेगा। And they start changing towards, a civilian military government. And जो opposition areas हैं, जैसे कि इडलिब एरिया, वहां पे they start having their own governments and governance पे ध्यान देते हैं, military structure पे ध्यान देते हैं, and they start protecting these areas as a separate territory of the locals। तो ये सीरियन टेरिटरी नहीं होगा, ये रिबेलियन ऑपोजिशन ग्रुप्स के टेरिटरी हैं और लोकल्स को सपोर्ट करते हुए एक प्रॉपर अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, राइट? नाउ बिकॉज ऑफ विच टुडे इफ यू वांट टू लुक एट देयर पॉलिसी, उनके पॉलिसी में कोई भी एक्सट्रीमिस्ट आइडिया या रेडिकल आइडिया आपको नहीं मिलेगा, बल्कि
अटैक के बाद ही, जो अभी कुछ घंटे पहले हुआ है, they released a statement saying that it is Bashar al-Assad's army that is a problem. क्योंकि वहां पे ईरान बैक्ड मिलिशियाज are taking away land of a common Syrian, and they are the ones who are the extremists, they are the ones who are completely devastating Syria. अब ये जो नरेटिव है एक कॉमन सीरियन के लिए काफी अट्रैक्टिव नरेटिव है. क्यों? क्योंकि दे ऑलवेज वांटेड बशर अल असद टू गो, दे डू नॉट वांट हिज पावर टू बी देयर. अब कुछ कर नहीं सकते हैं. दूसरा, ये ईरान के प्रॉक्सी बने रहने का कोई शौक नहीं है सीरिया को. आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन सिटीजंस. तो ये जो नरेटिव आया है एचटीएस के तरफ से कि भाई हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि बशर अल असद पूरे देश को ईरान के हाथ में दे रहा है, which is getting up, again, from the common citizens point of view, a lot of support. अगर आप ट्विटर पे जा रहे हो तो काफी सपोर्ट है एचटीएस जो कर रहा है, बट ऑफ कोर्स द नेशनल मीडिया जो कंट्रोल करता है बशर अल असद, वहां पे क्रिटिसिज्म जरूर आ रही है. बट दैट इज वेयर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज बीइंग प्लेड आउट. आते हैं जियोपॉलिटिक्स पे. तो पुतिन, जैसे मैंने कहा, एक तरफ एक मेजर वॉर चल रहा है, कुछ दिन पहले न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, यहां तक हालत है. इसी रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय पे, इफ यू रिमेंबर, आर्मीनिया अजरबैजान में वॉर हुआ था जहां पे रशिया ने इन्वॉल्व ही नहीं होने का डिसीजन लिया था. एंड यहां पे कुछ घंटे में अटैक हुआ अलेप्पो और रशिया ने इमीडिएटली एरियल सपोर्ट दे दिया. इन अदर वर्ड्स, डेफिनेटली देयर इज अ बिगर गेम गोइंग ऑन हियर. पुतिन कैन अंडरस्टैंड और हैज दिस स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग कि यहां पे रशिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, रशिया को बशर अल असद की गवर्नमेंट को स्टेडी रखना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड, if you talk about Iran, Iranian leadership has clearly come across and said कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इजराइल. अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. अभी बस कुछ दिन पहले ही इजराइल और हिजबुल्लाह जो दूसरे प्रॉक्सी हैं, उन दोनों में बीच में एक सीज फायर डील अग्रीमेंट हुआ है. नॉट एग्जैक्टली हिजबुल्लाह, लेबनान और इजराइल के बीच में, विद द सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग विद हिजबुल्लाह कि there will be no escalation between Lebanon and Israel. Israel will withdraw provided कि हिजबुल्लाह कोई escalation ना करे. Now this ceasefire deal basically means that at this point of time, again I want to go back to the map. If you take a look at it, इस particular area में peace है, right? इस particular area में peace है. अब प्रॉब्लम हो रहा है यहां पे, दिस एरिया. सो लेट्स नाउ लुक एट द टाइमिंग. एक तरफ पीस डील हो रहा था, दूसरी तरफ एस्केलेशन हो रहा है, राइट? नाउ ईरान के फायदे में क्या है? लेट्स डू दैट एनालिसिस नाउ कि ईरान, व्हाट डज ईरान वांट? ईरान डेफिनेटली वांट्स अ रिवेंज अगेंस्ट इजराइल, बट मोर इंपॉर्टेंटली ईरान वांट्स टू बी सीन एज अ लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. On the other hand, Russia understands कि अगर सीरिया में फिर से यूएस सोल्जर्स आते हैं या किसी तरीके से एस्केलेशन होता है by the rebellion group, it will be a nightmare going forward because again there will be NATO forces, because Turkey इधर ही है, NATO forces, an aggressive NATO force near its waterways, right? तो Putin definitely does not want this. तो दैट व्हाट डज दैट इंडिकेट? किसका हाथ है इसके पीछे? तो आयतुल्लाह की अगर हम बात माने तो इसके पीछे जो एस्केलेशन हो रहा है, इसके पीछे एक्चुअली इजराइल और यूएस का हाथ है. दे वांट टू ओपन अनदर फ्रंट ऑफ वॉर सो दैट दे कैन इनसर्कल रशिया एंड स्टॉप द प्रॉक्सी नेटवर्क ऑफ ईरान. ओपनली अगर हम देखें तो हाँ, ये सच में है पॉसिबिलिटी दैट दिस इज समथिंग दैट इजराइल एंड यूएस कैन थिंक ऑफ स्ट्रेटेजिकली कि यहां पे अगर एस्केलेशन होगा तो फिर से माइंड डाइवर्ट हो जाएगा एंड यू कैन अटैक रशिया फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, स्पेशली नाउ विद अ चेंज ऑफ प्रेसिडेंसी. बट देयर इज वन मोर important character that we are forgetting, that is Erdogan. As the Turkey's leader who has backed these opposition leaders, he has a major stake in this entire thing. क्या है स्टेक इनका? लेट्स काउंट 3 थिंग्स. फर्स्ट,
काफी दिनों से इफ यू लुक एट इट, टर्की हैज बीन being ignored, whether it comes to Russia Ukraine or the Israel Gaza war. Iran has taken the major seat. Turkey had it enough. Second, अगर हम बात करें, it's a NATO country but has been balancing Russia as well as US, but it's high time that it geopolitically comes off importance again. And सीरिया में कुछ होगा तो टर्की के बिना तो कोई रेजोल्यूशन हो ही नहीं सकता है. तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि आज के दिन में जब भी हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, इजिप्ट एंड एवरी अदर कंट्री एक्सेप्ट टर्की, बिकॉज टर्की हैज बीन लूजिंग इट्स इकोनॉमिक पावर. So this has become an important point of giving a knock to the world and saying that, bhai, if you want peace in Middle East, you need to have Turkey as a friend. High time countries accept that. So this is, I would argue, something that Erdogan would be pushing forward as an agenda with this escalation. अब आगे क्या होता है, क्या इसमें और भी players involved होंगे, वो तो as the news unfolds we get to know. But yes, an escalation is there and it is bound to create certain impact in the entire region, especially in the Middle East in the coming few days. With this, we come to an end to today's analysis. I'll see you in the next one. Till then, bye. Sri Ram's IS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.